आत्महत्याएं बढ़ गई हैं क्योंकि हमने बड़े बुजुर्गों को अपने घर से निकाल दिया है। बड़े सितारे हैं कि गरीब की आवाज नहीं सुनेंगे, नौजवान की आवाज नहीं सुनेंगे, बुजुर्गों की आवाज नहीं सुनेंगे। हमारे बीच में एक राजनीतिक लोग भी, हमारे बीच में सामाजिक लोग भी हैं, हमारे बीच में राजकुमारी जी हैं। तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो मंच पे आए और बुजुर्गों के सम्मान में दो शब्द कहें, क्योंकि बुजुर्गों का सम्मान देश का सम्मान है। और विकलांगों की बहुत बड़ी संस्था चलाती है, एक पॉलिटिकल पार्टी भी चलाती है, लेकिन उन्होंने कहा आज मैं सिर्फ बुजुर्गों की बात करूंगी। अपनी माता जी को साथ लेके आई है, तो एक बार जोरदार तालियों से स्वागत हो राजकुमारी जी का। मनोज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक सोच, ऐसी सोच जो हर व्यक्ति उस पड़ाव में जाएगा, चाहे युवा हो चाहे वो बच्चा हो, कल को उसको भी बुजुर्ग होना है। और आपने एक ऐसी मुहिम छेड़ी है जो वाकई समाज में जिस स्थिति में बुजुर्ग हैं उन्हें देखते हुए आज बहुत सारे अपने हिंदुस्तान में आश्रम खुल गए हैं। इन बुजुर्गों को कोई देख रेख करने वाला नहीं है। परिवार के लोग जो तिरस्कार उनका करते हैं उसे देख करके या हम लोगों को बहुत बुरा लगता है, पर कल जब हमारे ऊपर बीतती है ना तो हम भी वही करना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं सभी जितने यहाँ पर युवा खड़े हैं जो अन्य दल के हैं या अन्य क्षेत्र से आए हैं, मैं आप सभी से हाथ जोड़ के एक ही निवेदन करूंगी कि अपने माता पिता की सेवा करें। सबसे पहली बात तो मैं सभी युवा साथियों से यही कहूंगी कि आप अपने बुजुर्गों की सेवा करें, उन्हें आश्रम में रहने के लिए मजबूर ना करें। ये हिंदुस्तान है, यहाँ पर बुजुर्गों को बड़ा सम्मान पहले मिलता था। आज से आजादी के पहले भी, आजादी के बाद भी बड़े 100 परिवार होते थे और पल जाते थे, पता नहीं चलता था। हमारे जो दादा चाचा ताऊ होते थे, हम उनके पैर छूते थे, अभिवादन करते थे, उनका सम्मान करते थे और सबसे पहले उन्हें खाना देते थे, बाद में हम खाते थे। हमारे परिवार में जो बहुएं होती थी वो, ये परंपरा हमारे हिंदुस्तान की रही है। आज विकास किया हमने तो हमने विनाश भी किया। क्या किया? जो हमें शिक्षा देते हैं, जो हमें ज्ञान देते हैं, जो हमें सही राह दिखाते हैं, उन बुजुर्गों को हम भूल गए। उन्हें हम आश्रम दे रहे हैं। बहू आ गई, बोली भाई मैं जॉब करती हूँ, आप भी जॉब करते हैं, इन्हें खाना कौन बनाएगा, इनके लिए कौन सेवा करेगा? तो क्या हुआ? इनके लिए भाई वृद्धा आश्रम देख लो। ये टाइप के जो आज पूरे देश में चल रहा है ना, ये बड़ा तकलीफ का विषय है। 10 मिनट में विराम करूंगी, ये जरा शोर मच रहा है, थोड़ा कम हो जाए। तो मुझे ये तकलीफ होती है कि आज हमारे हिंदुस्तान के लोग अपने बुजुर्गों को आश्रम में रखने लगे। वो 4-4 बच्चे पाल देते हैं। हम 7-7 परिवार, 8-8 परिवार की माताओं को देखा है जिन्होंने 9-10 बच्चों को पाला है और पूरे घर को खाना दिया है। और जब उनकी बारी खाना खाने की आती है तो हम भूल जाते हैं और उन्हें एक लिमाला देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। कहते हैं बूढ़े हो तुम दूध मत पियो, पेट खराब हो जाएगा, तुम रोटी कम खाया करो, बार बार जाना पड़ता है। और जब बच्चा होता है वही माँ, चाहे 10 बार बच्चा पेट खराब हो जाए, पर माँ बच्चे को भूखा नहीं रखती थी। पिता कभी अपने बच्चे को किसी चीज की कमी नहीं रखता। और आज युवा क्या कर रहे हैं? आज लेडीज जो बहुएं आ रही है नई जमाने की, वो क्या कर रही है? अपने बुजुर्गों की सेवा करने को तैयार नहीं है। ना उनकी किसी तरह की जो भी समस्याएं हैं उन्हें बिल्कुल नथिंग कर देती हैं। खांसी आ रही है, बड़ी आवाज आ रही है, मैं सो नहीं पा रही हूँ, इन्हें कहीं आश्रम में छोड़ाइए। ये तरीका हो गया है। हमने ऐसा हिंदुस्तान चाहा था? हमने तो अपने बुजुर्गों, हमारे यहाँ क्या परंपरा है देश की? हिंदुस्तान के साथियों बताइए, हमारे देश की क्या परंपरा है? अपने बुजुर्गों को पैर छूना, अपने माता पिता को आज पूरा आदर देना। और आज हम क्या कर रहे हैं? हम एक ही चीज सीख ले,
हम अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं। जो हम अन्याय कर रहे हैं घर में, उसके खिलाफ कोई नहीं लड़ता। उसे आप तो सोचना पड़ेगा, आपके अंदर दया रहम कहाँ गया? जो हमारे माता पिता हमारे लिए करते थे, आज हमारा जो बारी आई, जो हमारा समय आया उनकी सेवा करने का, तुमने अपनी आंखें बंद कर ली। उनकी चीजों को, उनकी जरूरतों को दूर करते गए। उन्हें चश्मा चाहिए, उन्हें चाय चाहिए, टाइम से खाना चाहिए, जैसे वो हमें देते थे वैसे हम भी उनको देना चाहते, पर नहीं, अब हम भी देना नहीं चाहते, क्योंकि हम युवा हैं। हम आज मोबाइल और व्हाट्सएप और फेसबुक इसमें चल रहे हैं। माता पिता की सेवा करने की जरूरत क्या है? आश्रम बनना है, आश्रम बनना है। कभी हिंदुस्तान में आश्रम का सोचा था? हमारे बड़े बुजुर्गों ने कभी नहीं सोचा था कि हमारे देश में भी आश्रम बनेंगे। पर हमारे देश में इतने आश्रम हो गए हैं कि तकलीफ होती है कि हम क्या करें। हमें सही राह दिखाने वाले जो थे माता पिता ना, हम उन्हें आश्रम में छोड़ा है, फिर जो मर्जी है होता है। घर में जो समस्याएं होती है ना, बड़े बुजुर्ग, मानसिक जो टेंशन हमें होती थी ना, वो बड़े बुजुर्ग दूर करते थे अपने अपने ज्ञान से। चाहे वो पैसा ना दे हमें, रुपया ना दे हमें, पर उन्हें जो अनुभव था, जो उन्हें अनुभव था वो हमें देते थे, और हमारा मानसिक संतुलन सही रहता था और हम अच्छे से काम कर पाते थे, चाहे हम गरीब हो चाहे अमीर हो। अगर माता पिता का साया रहता है ना, तो हम बहुत अच्छा जी लेते हैं। आज बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, युवा जरा सा डिप्रेशन हुआ नहीं, आर्थिक स्थिति खराब नहीं हुई, भाई आत्महत्या कर लो। क्यों? क्योंकि आपने बड़े बुजुर्गों को दूर कर दिया है, इसलिए आप डिप्रेशन में रहते हो। इसलिए आज आत्महत्याएं बढ़ गई हैं, क्योंकि हमने बड़े बुजुर्गों को अपने घर से निकाल दिया है, या आप घर में है भी तो एक कोने में पड़े हैं, पावदान की तरीके वो कोने में पड़े हैं। हम उनसे सलाह नहीं लेते, उनसे नहीं पूछते कि पिताजी हमारा आज नौकरी छूट गया है, हम क्या करें, हमें कोई रास्ता बताइए। हो सकता है उनके पास जॉब दिलाने का रास्ता ना हो, पर आपको वो ज्ञान देंगे जो उन्होंने उस समय व्यतीत किया होगा या उस समय अनुभव किया होगा। वो ज्ञान आपको देंगे और आपको संतुष्ट करेंगे, कहेंगे बेटा चिंता मत करो, तकलीफों से घबराते नहीं है। हमने भी मजदूरी की है, हमने खेतों में काम किया है, हमने भी बहुत सारा दुख झेला है, डरने की क्या जरूरत है, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, हम पिता हैं तुम्हारे, तुम्हें चिंता नहीं करना, तुम हर चीज को व्यवस्थित कर लोगे। हम ऐसा वो हमें ज्ञान देते थे, और उस ज्ञान से हम अपने दुख तकलीफ भूल जाते थे, और जो मानसिक टेंशन होती है और जो बच्चे आज आत्महत्या कर रहे हैं वो कम हो जाता था, होते नहीं था। क्योंकि हमारे साथ कौन थे? भगवान। माता पिता कौन है? हम बहुत छोटी सी बात कहते हैं, लोग पूजा करते हैं, रामायण करते हैं, कथा पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं। हम पूजा किसकी करते हैं? हम पूजा करते क्या है? लोग कहते हैं पितृ खराब हो गए। पितृ होते क्या है? पितृ यही है जो आपके माता पिता हैं, जब ये चले जाते आपने उनको सताया तो फिर वो तुम्हें सताते हैं, यही पितृदोष होता है। तो पहले सेवा कर लो, पितृदोष नहीं होगा। लोग कहते हैं पितृदोष लग गया। अरे भाई, अपने बड़े बुजुर्गों का आपने अपमान किया, अपने ताऊ चाचा को रोटी नहीं दी, जिंदा न दिया कौरा, और बाद में मरे उठाए चौरा, क्या फायदा? ऐसी कहावत आपने सुनी होगी बड़े बुजुर्गों से, है कि जिंदा नहीं दिया कौरा और मर गए तो उठा दिया चौरा, कि ये समाधि है मेरे पिताजी की, फिर फूल माला भी चढ़ाएंगे, फिर हवन भी करेंगे, उससे ज्यादा पैसा बर्बाद करेंगे। पितृदोष है भाई, पितृदोष को तो दूर करना है, पर पहले सेवा नहीं करी कि जो पितृदोष को दूर हो सके उसको सेवा करनी चाहिए थी। हम कहते कुल देवता वे नमो, हम कहते पितृ देवता है नमः, नगर देवता, क्षेत्र देवता, हम सबके देवताओं की तपस्या करते हैं, पूजा करते हैं। पर पहले हमारे यहाँ आज भी सब लोग जो चले जाते हैं, उनको जो हमारे ऊपर जो हमने उनके साथ किया होता है वो हमें पलट के मिलता है। ये अगर हर बच्चा, हर युवा सोच ले तो कभी भी पितृदोष नहीं लगेगा, कभी भी आप समस्याओं से नहीं घिरेंगे। जो आप आज तकलीफ झेल रहे हैं, युवा साथी जो आज डिप्रेशन में जा रहा है, उसकी वजह है कि उनके माता पिता का साथ ना होना।
माता पिता को साथ रखिए, उनकी सेवा करिए, उनकी समस्याओं को सुनिए। जैसे उन्होंने हमें पाल पोस करके आज इतना बड़ा लायक बनाया। हमारी माता है 80 साल की, हम लोग उन्हें एक पल नहीं छोड़ते अकेला। आज हम यहाँ आए हैं, अकेला छोड़ने की वजह से अपने साथ लेके आए, और हर पल हमारे लिए वही देवी है, माँ भगवती है, माँ सरस्वती है। हम बहुत डिप्रेशन में है इस समय। इसके बाद भी मेरी माँ जब से आ गई है, डिप्रेशन भूल गए। तो मुझे पता है कि माँ क्या होती है, पिता क्या होता। मैंने पिता नहीं है, पर हम लोगों ने आखिरी पल भी उनकी बहुत सेवा की। हमारे माता पिता को कभी कोई कष्ट नहीं हुआ हम लोगों से, क्योंकि हमने उनकी सेवा हमेशा की, पूजा छोड़ के उनकी सेवा की। ऐसा नहीं है मतलब वो कहीं भी कुछ भी कर देते थे, इसके बाद सफाई भी हम ही लोग करते थे। कोई जमादार नहीं बुलाते थे, कोई डॉक्टर नहीं बुलाते थे, हम उनकी सेवा करते थे। आज हम आपके आगे जो इतना बोल रहे ना, तो ये अनुभव है, ये मैंने अनुभव किया है। ये हमने अपनी सेवा से आपको जो अनुभव दिया है ना, वही मैं आपको बता रही हूँ। जब आप काम करेंगे, आप माता पिता की इज्जत करेंगे, सेवा करें। अभी भी मेरी माँ डंडा लेके मुझे मारती है। जब कोई गलती करती हूँ तो पिटाई होती है, और मैं पिटाई खाती हूँ, क्योंकि उन्हें अच्छा लगता है। जब वो बोलती है तो मुझे अच्छा लगता है। कभी कभी वो पता क्या परेशानी करती है, इतना बोलती है, और जब मैं कहती हूँ माँ थोड़ी देर शांत हो जाओ, तो कहती तुम भी एक चीज को 10 बार पूछती थी। हम कहते थे पानी है, फिर भी कहती थी ये क्या है। हम कहें ये रोटी है, फिर भी पूछती थी क्या है। 10 बार रोटी तुम पूछती थी। अगर हमने वही बात 10 बार कह दी तो तुम्हें बुरा लग रहा है। बस वहीं पर मेरी बोलती बंद कि अब भाई पूछना नहीं है, माँ बोलो जो भी बोलना है। रोज कहानी सुनाती है, एक ही कहानी 10 बार मुझे सुननी पड़ती है, पर हम जवाब नहीं देते। अगर जवाब दे दिया तो उन्होंने उल्टा हमको कर दिया। हमें जवाब देती है कि जब तुम पूछती थी 10 बार तो हम जवाब देते थे। जब छोटी थी तो एक ही चीज को तुम 10 बार मांगती थी, 10 बार बोलती थी तो मैं सुनती थी। और आज हम अगर कोई बात सुनाते हैं, 10 बार कह देते हैं तो तुम नहीं सुन सकती। ऐसे है तो ये होता परिवार। ठीक है, अब हम अभी अपनी वाणी को हम यहीं पर विराम देते हैं। आज सभी बुजुर्गों से आशीर्वाद चाहेंगे कि हम और आगे आपके लिए काम कर सके। मैंने आश्रम भी बनाया है आपके लिए। आप कोई तकलीफ हो हमसे संपर्क करें। मनोज जी हैं, कोई भी समस्या हो हम आपके साथ खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद आपका चाहिए। धन्यवाद। लोगों का हार्दिक अभिनंदन वंदन है। आप लोग अपनी मांग लेकर के जंतर मंतर पे आए हैं। जंतर मंतर पे हर समस्याओं का समाधान लेने के लिए, अपनी आवाज रखने के लिए हमेशा से रीति रिवाज रहा है, और उसकी सुनवाइयां भी सरकार बड़े इत्मीनान से करती थी। वो करती थी, हो गया, होना चाहिए। आज के डेट में जो दिल्ली के या पूरे देश के नेता कहे जाते हैं, अगर आप टीवी चैनल या मोबाइल खोलोगे तो 3 लोग मिलेंगे। एक अपने प्रधानमंत्री मोदी जी, एक हमारे विपक्ष में बैठे राहुल गांधी जी, और तीसरे नंबर वो जेल में बैठे हमारे अरविंद केजरीवाल जी। इनके अलावा कुछ और नहीं देखते होंगे। और तीनों इतने बड़े सितारे हैं कि गरीब की आवाज नहीं सुनेंगे, नौजवान की आवाज नहीं सुनेंगे, बुजुर्गों की आवाज नहीं सुनेंगे। इनके पास केवल आ जाता है हम बुजुर्गों का सम्मान कर रहे हैं, महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं, बेटियों का सम्मान कर रहे हैं, बच्चों का सम्मान कर रहे हैं, नौजवानों का सम्मान कर रहे हैं। लेकिन आपने कभी देखा इन लोगों का सम्मान कितना करते हुए मिले? ये तो दुर्भाग्य है। हिंदुस्तान की जनता अभी भी इतनी भावुक है, जो अपने बीबी को छोड़ दिए वो महिलाओं का सम्मान करते हैं। ऐसी दशा है। सच्चाई देश जानता है, लेकिन देश बोलता नहीं, देश कह नहीं पाता। और आप लोग जब जंतर मंतर पर आते हैं, अपनी समस्याओं का ज्ञापन देते हैं, सरकार कितनी सुनती है आप लोगों को पता है। हम अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहते हैं, ईपीएस वाले ने कितने पैसे जमा कर दिए, उनका लोन गायब।
उनका पेंशन गायब। दिल्ली में हम पेंशन दे रहे हैं, यहाँ पेंशन वाले आए हैं क्या? अगर इन्हें मिलता तो क्यों आते? अगर इन्हें मिलता तो क्यों आते? आप लोगों को मैं बताऊं एक बात, आप लोगों को सोचने की जरूरत है। जब देश में कोई चुनाव होता है, जब देश में कोई चुनाव होता है, हर घर पोस्टर, बैनर और सिंबल लेके ये तीनों पार्टियां पहुंच जाती हैं, जिसमें प्रमुख रूप से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और आम आदमी है। ये लोग वहां तो पहुंच जाएंगे, लेकिन जब किसी योजना को लेना होगा, किसी हक को मांगना होगा, अगर किसी पेंशन की है, राशन की है, तो आप धक्का खाओ। अरे आपकी मशीनरी क्या करती है? आपकी मशीनरी से ये उम्मीद करते हैं कि जो इन्हें सैलरी देते हो कोटेदार राशन पासन वालों को, उन्हें भेजो न घर में, कि कितने बुजुर्ग परेशान हैं, कितने घरों में राशन नहीं है। देखो मैं आपको बता दूं, दो चीजें बहुत गंभीर है देश में, जिसपे हर लोग चिंता करते हैं। 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जाता है। राइट ऑफ एजुकेशन, फूड सिक्योरिटी बिल आज के 10 साल पहले जब मनमोहन की सरकार थी तो आ गई थी, लेकिन फूड सिक्योरिटी बिल के बाद राशन देना पड़ता है, जबकि ये सरकार की जिम्मेदारी है कि हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति भूखा नहीं मरना चाहिए। आज कितने लोग भूखे हैं जरा देख लीजिए। और राइट ऑफ एजुकेशन, किसी भी बच्चे की पढ़ाई लिखाई के लिए सरकार जिम्मेदार है, उसका एडमिशन होना चाहिए, लेकिन लोग एडमिशन के लिए ठोकर खाते मिलते हैं। आज आपने अभी नीट की बात देखी होगी, जो बच्चे पढ़ा रहे हो, सरकार प्राइवेट के स्कूलों ने हाईजैक कर लिया है और अपने अपने स्कूल का नाम रोशन करने के लिए कि हमारे यहाँ एडमिशन ज्यादा हो, इस वजह से पेपर लीक हो जाता है। बड़े बड़े दलाल बैठे हैं जो कभी कहते थे कि हम भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे, उनके सामने संसद में आवाज आ रही। तमाम विसंगतियां हैं। आप लोगों को सोचना होगा, और वो सोचने का समय जब आता है तो आप भाग जाते हो। मतदान का ही समय होता है। आज पेंशन के लिए बड़े बूढ़ी माँ, बेटियां, बुजुर्ग लोग जंतर मंतर पर आ रहे हैं। क्या यही थी केजरीवाल की सूचना? क्या यही थी नरेंद्र मोदी जी की सूचना कि जनता आज रोडों पर आपसे अपना अधिकार मांग रही है? आप तो कहते थे कि हम तो सबका अधिकार देने आए हैं। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सपना लेके आए थे। ये चंद्रशेखर आजाद, भगत सुखदेव के सपने लेके आने वाले नेता हैं। जिन 3 नेताओं का मैंने नाम लिया, कहिए तो फिर दोहरा दूं। एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, एक विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी, और दूसरे अपने अरविंद केजरीवाल जी। इन लोगों ने जो सपना दिखाया, इसी जंतर मंतर पर 10-10 हजार की भीड़ होती थी। ये सपना दिखाते थे, हम लोग रोड पे खड़ा होकर इनके नारे और जयकार लगाया करते थे। मैं बताऊं आपको, अभी जो राशन के हकदार हैं, जिनका कार्ड बनता है, वो शीला दीक्षित ने जो बनाया था वही है। अरविंद केजरीवाल को अभी वो राशन कार्ड के लिए फुर्सत नहीं मिली। पेंशन अभी लोगों को नहीं मिल पा रही, जिसमें हरपाल सिंह राणा जी ने बड़ी कोशिश किया था, और तो जो उसमें आवेदन करता थे उनको उन्होंने 5 किलो राशन देने का कुछ काम किया था, लेकिन वो 5 किलो अब कोई खत्म नहीं, उन्हें कार्ड नहीं मिलेगा। क्योंकि कार्ड दे देंगे तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। कार्ड कैसे दे देंगे? ये काम नहीं करना इन्हें। पानी के लिए बैठ गई है, कितना पानी लाए? आप लोगों को बता दूं, मटका कितने फूट गए। कांग्रेस ने फोड़ी, बीजेपी ने फोड़ी, और आम आदमी पार्टी तो बैठ के जब तक हक नहीं पाएगी पानी का, तब तक बेचारी अनशन पे, पता न क्या होगा इनका। लेकिन जो मटके फोड़े गए उसकी कीमत अगर जोड़ लिया जाए, इन लोगों का आना जाना का अगर भाड़ा जोड़ लिया जाए, तो कई गरीबों के घरों में अब तक पानी पहुंच गया होता, वो नल ठीक हो गया होता। लेकिन इन्हें काम थोड़ा करना, काम एक करेंगे नहीं। ये तो हमें और आपको मूर्ख बनाने आते हैं। अभी कुछ दल के लोग यहाँ थे, इन दलों के सुप्रीमो उसी संसद में बैठे थे, और इनके सामने फिलिस्तीन जिंदाबाद का नारा लगा था। तब इनके आका कहां थे? ये जिन आकाओं के दम पे हुरदंग मचाए घूम गए,
अरे भाई अपने आका से पूछो, तुम्हारी सरकार है, तुम्हारे सामने इतना बड़ी बात क्यों हुई? भारतीय संसद के सभी सांसदों से पूछा जाए कि तुम्हारे सामने इतनी बड़ी हरकत कैसे हो गई। तो ये तो उनकी समस्या है, लेकिन उन्हें नहीं है, उन्हें तो ये बस बता देना है। और आप लोग, हम लोग पेंशन, राशन, बस फ्री, पानी फ्री के लिए चक्कर काटते रहेंगे, और जब इनके दफ्तरों में जाएंगे तो अफसरों को फुर्सत नहीं है। वन विंडो की बात किए थे यही अरविंद केजरीवाल, पेंशन देने में वन विंडो वाले क्या कर रहे हैं भैया? जाओ ना घर घर पूछो, जब पोस्टर बैनर और जब पानी की समस्या लेके आरसीसी जी बैठी हुई है, जरा उनको बोलो, अपने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं, विधायकों और पार्षदों को बोलो कि जरा एक बार हर घर में घुस के पूछो कि कितने बिना पेंशन के लोग हैं, कितने बुजुर्ग पीड़ित हैं, कितनी महिलाएं पीड़ित हैं, कितने बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ, किन किन बच्चों को पौष्टिक आहार नहीं मिला। आपने देखा होगा कभी स्कूल में जाते होंगे, खिचड़ी मिलती है, खिचड़ी मिलती है, खिचड़ी। सरकार की जिम्मेदारी उसमें पौष्टिक आहार देने का, कि गरीब का बच्चा यदि अपने घर में पौष्टिक आहार नहीं पाता है तो कम से कम उसे एक टाइम पौष्टिक आहार दे दिया जाए, ताकि वो बच्चा का जीवन सफल हो। ये हुआ? खिचड़ी बना देंगे लोग खिचड़ी बना देंगे, खिचड़ी खिला देंगे, वो भी ऐसे बना देंगे, खाओ खाओ नहीं तो घर जाओ। ये हमारे देश की समस्या है, और जब तक आप नजदीकी रूप से सचेत नहीं रहेंगे तब तक आपका विकास नहीं होना है। सरकारें तो आ गई, आप लोगों को बता दूं, मेरा उम्र इस समय 52 में चल रहा है, और यानी 50 पार है, अर्धशतक है, 60-65 साल का ही तो जीवन है। मैंने अपना होश संभालते ही भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया और वोट दिया। आज इनके सरकारें हैं, तीसरी बार सरकार दिल्ली में बनी। ये अगर बता दें कि आज तक किसी भी सरकारी योजनाओं का लाभ हमारे व हमारे परिवार को मिला, मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये करने वाले नहीं है। और आप किसी का झंडा लेकर ढोने से परहेज करें। आप याद करें कि अगर पेंशन लेना है तो उन नेताओं से जरा पूछिए, जैसे मनोज सोरा जी ने आपकी आवाज रखी, जंतर मंतर से आपका ज्ञापन दे रहे हैं, आपकी आवाज बने और आप लोगों के बीच में आए, आप लोगों के सहयोग किए। लेकिन सवाल ये बनता है कि आप हमने जिसको वोट दिया उनके वो पोस्टर बैनर बांटने वाले क्या ये खबर नहीं ले सकते हैं? इन्हें पूछना चाहिए ना। और वो सैलरी लेते हैं, सेवा करने की सैलरी लेते हैं, वही काम करते हैं, उनकी ड्यूटी दी गई है कि तुम इन मजलूम लोगों की सेवा करो। तो ये अपने आप को अफसर बने। एक प्यून किसी दफ्तर में जाओ जरा देखो, एक सिक्योरिटी गार्ड हमारे आप में से ही जाता है, अभी राम मनोहर लोहिया में चले जाओ, पहला धक्का आपको वही गार्ड दे देगा। वो पहले धक्का दे, कहां जा रहे हो? डॉक्टर साहब बिजी है। अरे डॉक्टर साहब किसके लिए बिजी है? किसके लिए बिजी है? हमारा और आपका इलाज करने के लिए बिजी है ना। और वो बिजी है, अब तुम अपने भाई को ही धक्का मार के भगा रहे हो। तो ये समस्या है। आप किसी दफ्तर में जाओ, कहे बाबू बिजी है, बाबू काहे कि बिजी है? अरे हम तो बिना कुछ लिए समाज की बात करते हैं। जैसे मनोज सोरा जी ने आपकी आवाज उठाई, हमने उठाई, आप लोग आए हो, हमने कोई सैलरी नहीं लेते, लेकिन आपकी आवाज उठा रहे हैं। हमें कोई भी सरकार हमारे चैनलों को अपना कोई मानदेय नहीं देता, कोई भी सहायता नहीं देता है, तो हम भी राष्ट्रभक्त हैं। और तुम सैलरी लेके देश की गद्दारी कर रहे हो, बुजुर्गों को नहीं पूछ रहे हो, महिलाओं को नहीं पूछ रहे हो, इसके बाद कहोगे हम तो अफसर हैं। अपने कॉलोनी में जानते हो मैं कहाँ काम करता हूँ? अरे जैसे लगता है जा सैलरी लेता है मेरे। आप अगर 1 रुपया का बिस्कुट का पैकेट भी खरीदते हो तो जीएसटी देते हो, और अडानी अंबानी जीएसटी से बाहर। कारण बता दूं, ये बहुत महीन बात आपको बताने जा रहा हूं। 25 किलो तक के पैकेट पर जीएसटी लगता है, और 25 किलो तक के पैकेट खरीदने वाले हमारे बीच में कोई दर्जन दिखाई नहीं दे रहा। 10 किलो का जो 5 किलो का आटा आता है वो 2 थैली ले लोगे, 25 किलो का नहीं लोगे। और उस पे और जो बड़े अगर 25 किलो से ऊपर 26 किलो का आपने ले लिया, वो लूज में आता है, उसे लूज कहा जाता है, उस पर कोई जीएसटी नहीं लगता। तो बड़े बड़े व्यापारी तो कुंटलों और बोरों से माल लेते हैं, और हम तो 10 किलो, 5 किलो, 2 किलो, 1 किलो, 10 रुपया, 5 रुपया का सामान खरीदने वाले लोग हम जीएसटी देते हैं, और हमारे दम पर ये लोग अफसर बन के हमें ही समझा रहे हैं।
तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि अगर आपको बात समझ में आई हो तो कम से कम इन विषयों पे ध्यान देना। अगर कोई नेता आता है, अपने क्षेत्र का नेता होगा, तो उसे बताना कि कभी हमारी आवाज तो रख दो। वो तो यही कहेंगे दे दो 500 रुपया, साहब से बोल दूंगा पेंशन बन जाएगा। और जब वोट आएगा तो आए कागज देखो नहीं, केजरीवाल जी ये कर रहे हैं, मोदी जी ये कर रहे हैं, राहुल जी ये कर रहे हैं, देश टूट रहा है, देश बन रहा है। तमाम बातें आपसे कही जाएगी, हर चौक चौराहों पे लोग बैठ करके कहते हैं। कभी बलात्कार बंद हुआ, महिलाओं का उत्पीड़न बंद हुआ? देखते रहिए टीवियों पे आपने। और हो क्या रहा? इतने बड़े अगर ये लोग समझदार होते, इतनी बड़ी बात होती, तो इनके सामने हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस और सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद के सपने आज टूटे नहीं होते कि भारतीय संसद के अंदर कोई फिलिस्तीन का नारा लगा देता।